क्या आपको पता है यूपीएससी सीएपीएफ के टॉपर्स की कॉपी आपकी कॉपी से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होती है। बट ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके मार्क्स 117 आते हैं और आपके बिलो 100। आइए समझते हैं और हर एक पहलू पे बात करते हैं कि आखिर टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखता है और एक एवरेज स्टूडेंट अपनी कॉपी कैसे लिखता है। कैसे कोई पर्सन सेम चीज लिख करके 100 मार्क्स स्कोर करता है और कैसे कोई पर्सन बस उन्हीं चीजों में थोड़ा सा और चीज ऐड ऑन करके वो 117 तक पहुंच जाता है। पेपर 2 मैंने बताया था कि ये एक स्किल है और स्किल आप सीख सकते हैं और उसी स्किल को आज मैं दिखाने वाला हूं कि आखिर ये स्किल लोगों ने मास्टर कैसे किया और कैसे इस स्किल का यूज करके उन्होंने पेपर 2 के अंदर 117 मार्क्स स्कोर किए। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। देखो वीडियो जब आप एंड करोगे ना, आप देख चुके होगे तो आप सीख जाओगे कि आपको इंट्रो कैसे लिखना है। ये सारे जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, जैसे डेटा होगा, फैक्ट होगा, हिस्ट्री, रिपोर्ट, डेफिनेशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप इंट्रो की स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर आता है बॉडी। आप बॉडी में कंफ्यूज रहते हो कैसे लिखे बॉडी। पेस्टल टेक्निक मैंने बता रखी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है कि आप पेपर 2 की तैयारी कैसे करोगे, वो जाके देख लेना। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में क्या होता है। तो वो होता है माइंड मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हाईलाइटिंग द वर्ड्स, अंडरलाइनिंग द वर्ड, कीवर्ड एंड एग्जांपल्स। फिर हम आते हैं कंक्लूजन। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है, जो टॉपर्स का कंक्लूजन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। उसके अंदर भर भर के कीवर्ड्स यूज होते हैं और गवर्नमेंट के प्लान भी वो यूज करते हैं। लेकिन ये यूज हुए कैसे हैं, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक टॉपर जो कि ऑल इंडिया 14 इनकी है रैंक इन द ईयर 2021। नाम है इनका स्पर्श तालियान। देखो स्पर्श तालियान की एक कॉपी है जो कि हमने सीएपीएफ A3 मेंटर्स के टेलीग्राम चैनल से ली है। वहां पर आपको बहुत सारे टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी जिसको आप भी रेफर कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पर भी इन सारे ही कॉपी को डाल दूंगा ताकि आप भी क्या कर सको, अपने टेलीग्राम पर से भी इन चीज़ों को पढ़ सको और समझ सको। लेकिन जब आप देखते हो ना कि स्पर्श तालियान जिन्होंने कि 2021 के अंदर ये एग्जाम दिया था और उनकी रैंक जो थी वो इस पेपर में ऑल इंडिया 14 थी, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है, ड्रीम रैंक है। अब देखो इनका पेपर 2 का स्कोर जो है ना वो कितना है, 100 मार्क्स है। अब ये 100 मार्क्स आए कैसे, आओ इस चीज़ को डिकोड करते हैं। देखो जब हम इनकी कॉपी को देखते हैं ना तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिनका आंसर इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है ना वो चाइना के फॉरेन पॉलिसी से क्या सीख सकता है, यानी कि व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइनाज इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी, यानी कि चाइना की जो इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी है इससे इंडिया कैसे सीख सकता है, ये क्वेश्चन है। और इसी के ऊपर हमें 300 वर्ड के अंदर क्या करना है, ऐसे लिखना है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इस क्वेश्चन के अंदर ना हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन सी लर्निंग है जो इंडिया सीख सकती है फ्रॉम चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, और इसी के बारे में हमें बात करनी है। अब देखो आपके पास 300 वर्ड है, टाइम लिमिटेड है और हमारे पास कंटेंट भी लिमिटेड है जो कि हम लिख सकते हैं। तो हमें बिना इधर उधर भटके सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है इंडिया की नहीं बल्कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी की, और इंडिया उनसे क्या सीख सकता है इस चीज़ की। अब देखो इंट्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने उसी तरीके का इंट्रो इस्तेमाल किया है जिस तरीके का इंट्रो आप भी अपने कॉपी में लिखते होगे, यूज करते होगे। क्या है इंट्रो, इंट्रो में उन्होंने हिस्टोरिकल टच देने की कोशिश करी है इस टॉपिक के ऊपर। हिस्टोरिकल टच में क्या बताया है कि इंडिया और चाइना दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इकोनॉमिक और कल्चरल क्या करते हैं, रिलेशनशिप शेयर करते हैं। दोनों ही कंट्री ने काफ़ी लंबे टाइम तक कोलोनलाइजेशन जो है वो फेस करी है और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ ही क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। दोनों ही देश 2 सालों के गैप में आज़ाद हुए हैं। तो आपने क्या दिखाया, एक हिस्टोरिकल टच, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करी है इंट्रो के अंदर। तो इंट्रो आप कैसे लिख सकते हो, अभी पता लग गया। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बढ़ा चढ़ा के वो कोट वाले जो आप देखते हो ना, मैं नहीं कहता कि नहीं लिखते, लोग लिखते हैं, लेकिन देखो ये भी तो टॉपर है ना, इनकी भी कॉपी 100 मार्क्स आई है ना पेपर 2 में। जरूरी नहीं है कि आप कोट लिखोगे तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बिना कोट लिखे भी अगर आप अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देते हो ना, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने इंट्रो के अंदर क्या किया है, हिस्टोरिकल टच दिया है।
एक चीज़ जो इन्होंने करी है, जो आप भी कर सकते हो, वो ये है कि कभी भी जब इंट्रो लिखा करो तो उसके अंदर जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ये आपने ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई डेटा है तो वो आप डेटा भी इसके साथ में यूज कर दो। मतलब हमेशा इंट्रो को ना क्या करो, आप मल्टीफेसेटेड रखो, मतलब एक ही तरीके का इंट्रो मत यूज करो। अगर आप 4 ऐसे लिख रहे हो ना, तो चारों में अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखो, है ना। चारों में अलग अलग तरीके से अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करो, सेम ही तरीके से मत इंट्रोड्यूस करना। जैसे अगर आपने पहले ऐसे में हिस्टोरिकल टच देकर के ऐसे को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दूसरे वाले में हिस्टोरिकल से ना बल्कि रिपोर्ट से या फिर किसी डेटा एंड फैक्ट से स्टार्ट करो। इससे क्या लगता है कि आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास लैक ऑफ आइडियाज आप नहीं हो, आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है, बल्कि आपके पास आइडियाज है, आप लिख सकते हो अच्छा। लेकिन उसके अलावा एक काम आप और भी करना कि जैसे आपने जब भी आप इंट्रो लिखो तो इंट्रो को 2-3 तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। जैसे आप देखोगे तो ये जो हमारे स्पर्श तालियान सर हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सबसे पहले तो हिस्टोरिकल टच दिया है। हिस्टोरिकल टच देने के बाद इन्होंने इंट्रो के अंदर ही आप देखो तो करंट हैपनिंग यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, और कुछ कीवर्ड भी इस इंट्रो के अंदर मेंशन करे हैं। कुछ कीवर्ड जैसे कि आप देखोगे इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फ्रंट, जिन पर क्या हुआ है, चाइना फॉरेन पॉलिसी का यूज करके आज बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो इन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं डायरेक्टली कीवर्ड की बात कर दी कि आगे जो हम बात करने वाले हैं ऐसे के अंदर, उस फॉरेन पॉलिसी से इंडिया भी अपने पॉलिटिकल फ्रंट को, इकोनॉमिक फ्रंट को और मिलिट्री फ्रंट को मजबूत कर सकता है। तो इंट्रो आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, कैसे टॉपर्स लिखते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। आप बहुत ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो कि हम कोट यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर कोट याद है देन गुड, नहीं याद है तो फिर देखो सिंपल वे में भी आप स्टार्ट कर सकते हो एंड एक अच्छा रिपोर्ट या फिर बोल सकते हो ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंट लिख करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो इंट्रो में आपने क्या किया कि एक हिस्टोरिकल टच दे दिया जो इन्होंने किया है। उसके बाद इसी इंट्रो में हमेशा मैं ये बोलता हूँ, इंट्रो में हमेशा 2-3 चीजें यूज करो ताकि इंट्रो आपका अच्छा लगे। जैसे मान लो आपने लिख दिया कि रिसेंटली ये हुआ, तो उस चीज को तो आपने इंट्रो में लगा दिया, मान लो 3-4 लाइन लिख दी इंट्रो के। लेकिन अगर कोई दूसरा डेटा भी है तो उस दूसरे डेटा को भी क्या करो, इंट्रो में डाल दो, क्योंकि इंट्रो ही आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे हमने हिस्टोरिकल टच देखा, उसके बाद यहाँ पर करंट हैपनिंग और कीवर्ड, तो इससे हमें ये पता लग गया और ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर चाइना की फॉरेन पॉलिसी की बात होगी, जिससे कि हमारी मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर बढ़ जाएगी। अब आती है बॉडी की बारी। देखो बॉडी में इन्होंने क्या करा है, अब जैसे हिस्टोरिकल टच दिया था सिर्फ वहां पर, मतलब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करी थी, सिर्फ हिस्टोरिकल टच दिया था, हिस्ट्री को थोड़ा छुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो बॉडी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब कि अब देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया और चाइना के रिलेशन का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इनकी फॉरेन पॉलिसी का। देखो अगेन चाइना का रिलेशन नहीं लिखना, इंडिया और चाइना का रिलेशन नहीं लिखना, बल्कि हमें इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी को सीख करके इंडिया क्या कर सकती है उसके बारे में बात करना है ना। तो यहाँ पर जो पॉलिसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर बात होगी और यहाँ पर उसका कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया के साथ। तो अगेन अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना देखा और इंडिया चाइना के रिलेशन पर लिख करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये चीज़ इन्होंने अवॉइड भी करी है, तभी ये टॉपर हैं, बाकी सबकी जनरल मार्किंग होती है। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी तरीके से लिखा है कि यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी लंबे टाइम से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और किया भी है। इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से चाइना ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से इंडिया उससे सीख सकती है, इंडिया ने कितना लेट इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बात करी गई है पहले पैरा के अंदर कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर यहाँ पर इस पॉलिसी का कंपैरिजन किया गया है कि इंडिया ने क्या किया। अब जैसे ये पॉलिसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया और उस पॉलिसी का कंपैरिजन हमने इंडिया के साथ कर दिया, तो नेक्स्ट पैरा के अंदर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो कि मेजर प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच में, उस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को कैसे चाइना ने एज ले लिया अपने इस फॉरेन पॉलिसी से और फिर उससे इंडिया क्या सीख सकती है ये भी हमने देख लिया। तो जो सेकेंड पैरा है इसके अंदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में बताएगा, जहां पर यह बताएगा कि इंडिया और चाइना दोनों नेबर हैं, लेकिन इन नेबर कंट्री के अंदर काफ़ी वॉर जो है वो हुए हैं, काफ़ी डिस्प्यूट हुए हैं टेरिटरी को लेकर के। लेकिन जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, इस चाइना की फॉरेन पॉलिसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट में भी, और चाइना ने क्या किया कि इंडिया को कई सारे फ्रंट पे हरा भी दिया है ना, इंडिया ने चाइना से वार हारा है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस फॉरेन पॉलिसी से जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है
उस तरीके से किस तरीके से चाइना ने फ़ायदा लिया, जो कि इंडिया भी सीख सकता है। फिर हमारे पास क्या आती है, इस पॉलिसी का यानी कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो इसका इम्पैक्ट देखो यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, डायरेक्टली रसिया की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है ना। तो ये रसिया की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है, तो रशिया और चाइना जो है वो काफ़ी पहले से ही अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इंडिया क्या है कि इंडिया ने कोई एक स्टैंड नहीं लिया, वो ना तो कम्युनिस्ट बने, ना ही आपके सोशलिस्ट बने, और ना ही बोल सकते हो कि कोई और उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करा, जिसके वजह से वो ना तो अमेरिका के पास गए ना वो चाइना के पास गए। तो ना तो उनकी अमेरिका से उतनी अच्छी दोस्ती हो पाई, ना चाइना से अच्छी दोस्ती हो पाई। तो ये चीज़ यहाँ पर बात करी गई है कि जो हमारा चाइना है वो कम्युनिस्ट क्या करता है, बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाता है। लेकिन कई सालों तक यानी कि इवन इंडिया अभी भी अपने आप को पावर बैलेंस नहीं कर पाया कि वो किसके साइड में है। तो इसको आप एक पॉलिसी इंपैक्ट के रूप में दिखा सकते हो कि चाइना रशिया के साथ मिलकर के अच्छा कर गया, जबकि इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी को उतना अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया, जिसके वजह से इंडिया पीछे रह गया। तो वो भी चाइना की तरह अपने फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा क्लियर वे में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी की बात इसमें करी गई। फिर इम्पैक्ट के बाद आता है कि रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी, यानी कि चाइना ने जो अपनी पॉलिसी का रिजल्ट आया वो क्या रहा, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि 21st सेंचुरी में जो चाइना है, जब से शी जिनपिंग की सरकार आई है, उन्होंने अपने के पूरे रिजीम में चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर को ही चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब ये इंडिया कैसे स्टार्ट कर सकता है एंड इंडिया कैसे यूज कर सकता है, उसकी भी बात यहाँ पर करी गई कि जिस तरीके से शी जिनपिंग ने अपनी टेन्योर के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत किया, इंडिया भी कुछ इसी तरीके से कर सकती है। एंड देन आप देखोगे कंक्लूजन के अंदर, तो कंक्लूजन के अंदर वही बैलेंस रहने की कोशिश करी गई है, जहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकता है। जैसे चाइना ने पहले काम किए, इंडिया भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। उसका भी एक बोल सकते हो कि प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को फॉलो करके इंडिया क्या कर सकती है, चाइना की तरफ फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंप्लीमेंटेशन ला करके अपने आप को एक अच्छे कंट्री, मजबूत कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यह था इनका फाइनल ऐसे जिन्होंने लिखा था, ठीक है। अभी देखो इन्होंने क्या लिखा, उस चीज़ पर आते हैं। अब देखो इनके पेपर 2 में है 100 मार्क्स, ऐसे आप देख गए हो, आपको समझ में आ गया कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डेटा एंड फैक्ट की बात नहीं करी है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो मतलब सामान नहीं लिखा है जिसके पीछे आप भागते रहते हो, कोट वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे भागते हो। कुछ नहीं लिखा ना, सिंपल वर्ड लिखे हैं जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सभी पेपर 2 के एस्पायरेंट को पता है। लेकिन यही सिंपल चीज़ें लिख के इनके 100 मार्क्स आए ना पेपर 2 में, तो ये नहीं है कि आपके पास जो कंटेंट है वो कम है या आपको और कुछ सीखना है लिखने के लिए। नहीं, आपको सिर्फ लिखना सीखना है। आपके पास कंटेंट है जो आप जानते हो ना, उसी को अगर आप अच्छे से लिखोगे देन 100% आप पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। अब देखो ये स्पष्ट तालियान सर की कॉपी थी। अब इसके बाद मैं आपको एक कॉपी और दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अब देखो इन्हीं की स्पष्ट तालियान सर की कॉपी है। और यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि एक हमारा सेकंड टॉपिक है जहाँ पर नेक्सस की बात करी गई है बिटवीन द क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस, यानी कि क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और उनका नेक्सस, यही हमारा कीवर्ड होगा जिसके ऊपर हमें पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स और उनका नेक्सस। मतलब किस तरीके से पॉलिटिशियन और क्रिमिनल मिल करके काम करते हैं, किस तरीके से उनका नेक्सस जो है वो चलता है, इसी पे हमें बात करनी है। अगेन यहाँ पर इंट्रो के अंदर देखोगे तो करंट अफेयर प्लस न्यूज़, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करा गया है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर, अब ऐसे मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरा भी अगर तुमने ऐसे देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर रिपोर्ट वगैरह, तो मैं भी ऐसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक बड़ा मेरे को अच्छा फॉर्मेट लगता है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, मेरा सजेशन है, बट आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। आप बताना भी कमेंट में कि आप कैसे इंट्रो स्टार्ट करते हो। अब इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से करके इन्होंने करंट अफेयर प्लस न्यूज़ के साथ इस ऐसे को स्टार्ट किया है। अभी मैं स्टार्टिंग में ही बता के आ रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे लिखोगे तो हर ऐसे की स्टार्टिंग आप अलग तरीके से करना। ये नहीं कि आपको 4 ऐसे लिखने और चारों ऐसे आपने
सेम ही तरीके से स्टार्ट कर दिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, तो वो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। हालांकि उससे नंबर आपके नहीं कटेंगे, लेकिन पढ़ने में क्या लगेगा कि आपके पास प्रेजेंट करने की स्किल नहीं है, आप एक ही तरीके से बार बार चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो अभी देखो उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ ऊपर प्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर करंट अफेयर प्लस न्यूज़ के साथ प्रेजेंट कर दिया, जो कि अगेन इंट्रो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो गुड इंट्रो है, जो कि मैं इसको फुल मार्क्स दे सकता हूँ। फिर इसके बाद से हमारे आते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर पार्ट 1 जो पैरा 1 है, इसके अंदर किसकी बात करी गई है? रिपोर्ट से बात करी गई है कि क्या क्या रिपोर्ट हैं और रिपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पब्लिश करी गई हैं, तो वो यहाँ पर बात करी गई है इनके फर्स्ट पैरा में बॉडी के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर करंट अफेयर प्लस न्यूज़ को देखते हैं। याद रखना कीवर्ड है कि पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स और नेक्सस, मतलब इनका नेक्सस जो क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर हमें ऐसे लिखना है। अब जैसे कि हमने लिखा तो हमने क्या देखा कि रिपोर्ट यहाँ पर है जो रिलेटेड है इस नेक्सस से, उस रिपोर्ट को उन्होंने फर्स्ट पैरा में मेंशन कर दिया, जो कि डायरेक्टली डिमांड करता था जिस चीज़ को, उसको इन्होंने हिट कर दिया पहले ही पैरा के अंदर बॉडी के। तो काफ़ी अच्छी इसकी स्किल है प्रेजेंट करने की, आप देख सकते हो। जहाँ पर इन्होंने पहले तो करंट अफेयर से स्टार्ट किया और फिर करंट अफेयर के बाद एक रिपोर्ट इन्होंने डाल दी कि देखो इस रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में बात हुई थी। अब जैसे ये रिपोर्ट इन्होंने डाला ना, उसके बाद इन्होंने इनके रिलेशन को डिफाइन कर दिया कि आखिर ये नेक्सस है क्या, कैसे इनका नेक्सस बनता है और किस तरीके से ये नेक्सस अफेक्ट करता है। तो उस इम्पैक्ट को, अफेक्ट को भी क्या किया है, अगले पैरा के अंदर डाल दिया है। तो आप देख रहे हो, मतलब जो हमारा कीवर्ड है, जिस चीज़ की बात हो रही है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन से भटका ही नहीं जा रहा है पूरे ऐसे में। पूरे ऐसे के अंदर हम केवल उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि करनी चाहिए, जो एग्जामिनर जानना चाहता है। ये नहीं कि हमने पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ही उठा के लिख दिया, पूरा का पूरा क्रिमिनल ही लिख दिया, ऐसा नहीं करना। हमें पॉलिटिक्स और क्रिमिनल का नेक्सस लिखना है और उसी चीज़ की बात इन्होंने पूरे ऐसे में करी है। आपको इंट्रो दिख जाएगा, आपको बॉडी दिख जाएगी, बॉडी का फर्स्ट पैरा दिख जाएगा जो कि रिपोर्ट की बात करता है, लेकिन दोनों को नेक्सस की। फिर हम आते हैं, हम बात करते हैं डिफिनीशन की, मतलब डिफाइन करता है इनका रिलेशन, कि जो ये हमारा रिलेशन है पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का, इनका रिलेशन क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने नेक्स्ट पैरा लिखा। फिर इसके बाद से आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या है इस नेक्सस का, उसके लिए हमने नेक्स्ट पैरा लिखा। एंड देन आप देखोगे तो हमने सजेशन लिख दिया कि अगर इस नेक्सस को खत्म करना है तो फिर क्या करा जा सकता है। और फिर इसके बाद एक कंक्लूजन लिख दिया, जहां पर हमने इसी तरीके की पॉजिटिव बातें करके बहुत सारे कीवर्ड वगैरह डाल के हमने इनके ऐसे को कंक्लूड भी कर दिया। तो कुछ इस तरीके से एक अच्छा ऐसे जो है वो लिखा जाता है, जो कि आप लिख सकते हो। एंड अगर ऐसे भी आप लिखते हो तो देखोगे कि यहाँ पर आपको 100 मार्क्स मिले हैं सर को, तो आपको भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है किसी भी टॉपिक पे राइटिंग करने का। आप देखो इसके अंदर क्या फैक्ट यूज हुआ है, कितने कोट यूज हुए हैं, कितने डेटा यूज हुए हैं, बहुत मिनिमम डेटा और बहुत लिमिटेड फैक्ट यूज हुए हैं, लेकिन फिर भी नंबर आए ना, क्योंकि प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था। जो बात हो रही थी उस टॉपिक को इन्होंने छोड़ा ही नहीं, जो नेक्सस पे बात करनी चाहिए, जो एग्जामिनर जानना चाहता है, उसी नेक्सस पे बात हुई है, तभी जाके नंबर मिले हैं। अब आते हैं हम 117 मार्क्स वाले कॉपी पे। देखो ये जो कॉपी है ये अगेन मैंने वहीं से ली है और के रेवनाथ जी की ये कॉपी है। इन सर ने जो स्कोर है वो 117 स्कोर करा है पेपर 2 के अंदर। इनका ईयर जो है वो है 2022 यानी कि 2022 के अंदर आखिर पेपर 2 में इन्होंने क्या ऐसा लिखा जो इनका 117 मार्क्स आ गए, इसको हम समझते हैं। देखो अगेन मैं कह रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो कीवर्ड सेलेक्ट करो कि आपको लिखना किस पे है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, न्यूक्लियर वेपन एन अनटॉलरेबल थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो एक अनटॉलरेबल थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो कीवर्ड यहाँ पर क्या पता लगेगा आपको, कीवर्ड आएगा न्यूक्लियर वेपन, फिर आएगा थ्रेट प्लस ह्यूमैनिटी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए, उस पर ही हमें बात करनी है और उसी को लिखना है। अब देखो इन्होंने इंट्रो कैसे स्टार्ट करा है, तो इन्होंने इंट्रो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करा है कि सबसे पहले तो इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है ये है क्या। तो न्यूक्लियर वेपन को इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया है। तो डेफिनेशन के साथ इन्होंने क्या करी है, अपने इंट्रो पे स्टार्टिंग करी है, जो कि अगेन एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हो। अभी मैं बता के भी आ रहा हूँ कि कितने तरीके होते हैं इंट्रो लिखने के। लेकिन इनकी चीज़ जो है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि इन्होंने जो भी चीज़ लिखी है ना उसके साथ एग्जाम्पल
लेवल जरूर ऐड करा है, और यही रीजन है कि इनके मार्क्स पेपर 2 में 117 आए हैं। जैसे इन्होंने डेफिनेशन तो दे दिया कि देखो न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो फ्यूजन और फ्यूजन मतलब फिजन और फ्यूजन के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एक फैक्ट भी डाल दिया, एक एग्जाम्पल भी डाल दिया, और वो ये है कि इट हैज बीन नियरली 80 ईयर्स, जहां पर आपको फर्स्ट न्यूक्लियर बम अटैक जो है वो हिरोशिमा पर हुआ था, उसका एविडेंस देखने को मिलता है। तो देखो न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, सबके दिमाग में हिरोशिमा नागासाकी आएंगे, एंड उन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से, होता है ना कि माता कह रहा हूं, माला में मोती को पिरोना, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है कि डेफिनेशन लिख दिया न्यूक्लियर वेपन का, एंड उसके रिलेटेड कोई फैक्ट था तो उस फैक्ट को ऐड कर दिया। अब देखो दो कॉमन चीजें आपको पता लगी। अभी जो हम फर्स्ट टॉपर की कॉपी देख के आ रहे थे उन्होंने भी इंट्रो लिखा था, लेकिन उसी इंट्रो में एक चीज और भी, मतलब एक एंगल और यूज कर लिया था। तो यानी कि इंट्रो आप जब भी लिखो उसके अंदर ट्राई करो कि कम से कम एक से ज्यादा एंगल यूज करने का, जिसके वजह से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टॉपर्स ने ऐसा करा है, नंबर मिले हैं, देन डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट सम हायर मार्क अगर आप इंट्रो के अंदर कोई दो चीजें यूज करते हो, मतलब दो तरीके से आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे इन्होंने इसको फैक्ट के साथ प्लस डेफिनेशन दोनों के साथ क्या करा है, इंट्रो को मिक्स कर दिया है। उन्होंने क्या करा था, करंट अफेयर प्लस हिस्टोरिकल इससे के साथ मिक्स कर दिया था, तो उनको भी नंबर अच्छे मिले थे। अब आते हैं हम इनके पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे। देखो अभी भी यहां पर इनका इंट्रो खत्म नहीं हुआ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इन दिस एसे लेट डिस्कस व्हाई न्यूक्लियर वेपन इज अ थ्रेट, व्हाई इज नीडेड एंड मेजर्स टेकन टू द मतलब जो भी है। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या करा है कि अपने इस ऐसे को किस तरीके से ना, बोलते हैं ना कि फाइनल टच देना, मतलब लिखते लिखते आ रहे हैं और बोलते हैं कि आइए, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने क्या बोला, आइए अभी डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने भी ये बता दिया कि देखो न्यूक्लियर वेपन ऐसा ऐसा है, पहली बार यहां पर अटैक हुआ, बट आइए समझते हैं इस ऐसे के माध्यम से कि ये जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है वो कितना जरूरी है और किस तरीके से इसे रेगुलेट करना चाहिए। और इस तरीके को हम बोलते हैं कि गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन या फिर एक्सीलेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और ये जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ये आप भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत रेडीमेड नहीं है, बहुत हाई फाई भी नहीं है, ये हर कोई बोलता है, और बस अपने बोलने की भाषा को ही आपको राइटिंग में डाल देनी है, तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर राइटिंग। तो आप देखोगे कि इन्होंने बस ये लाइन यूज कर दी है, जिसके वजह से आप पूरा का पूरा इंट्रो पढ़ के ना बिल्कुल खुश हो जाओगे और लगेगा कि ये पर्सन सामने बैठ के आपको बता रहे हैं कि हाँ अभी इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको भी नंबर मिल सकते हैं। देन हम आते हैं बॉडी के अंदर। देखो बॉडी के अंदर पैरा नंबर 1 किस चीज के बारे में बात करता है, ये बात करता है इंपैक्ट प्लस एग्जाम्पल। अब इंपैक्ट किस चीज का, तो इंपैक्ट है आपका न्यूक्लियर वेपन का, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक टॉलरेबल थ्रेट हो गई है ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसका इंपैक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्टली बता रहा है कि हाँ देखो इसका इंपैक्ट ये है, इसीलिए ये थ्रेट है। तो कहने का मतलब आपने कीवर्ड जो है ना उनको सही से रीड किया है, सही से पढ़ा और समझा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सिंगल न्यूक्लियर बम डिस्ट्रॉय कर सकता है मिलियंस ऑफ लाइफ को, है ना। तो आपने इंपैक्ट यहाँ पर बता दिया कि इस न्यूक्लियर वेपन से क्या इंपैक्ट आ सकता है। एंड अ गुड थिंग इज दिस कि यहाँ पर भी इन्होंने एग्जाम्पल डाला है। एग्जाम्पल जैसे कि ये देख लो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि एग्जाम्पल में डाला गया है कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो होता है उसके वजह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं एटलीस्ट 2000 सालों के लिए वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, इंपैक्ट के साथ साथ इन्होंने एग्जाम्पल देके उस इंपैक्ट को सही भी प्रूव कर दिया। तो दैट इज द थिंग जो कि करने से आपके पेपर 2 में मार्क्स बढ़ेंगे, टॉपर्स के बढ़े हैं, आपके भी बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट में देखो कीवर्ड, इन्होंने भर भर के कीवर्ड यूज करे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन क्यों थ्रेट है, या फिर न्यूक्लियर जो बढ़ रही है वो क्यों थ्रेट है, क्योंकि इसके वजह से आर्म रेस हो जाएगी, हथियारों की जंग लग जाएगी, होड़ लग जाएगी, कोल्ड वॉर हो जाएंगे। 90% ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो इसीलिए बनाए जाते हैं, 90+ ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के पास है। तो बाकी सारे कंट्री के अंदर होड़ लग जाएगी कि उन्हें भी क्या करनी है, न्यूक्लियर वेपन बनाना है, ताकि ये उनके टेरिटरी ना बन जाए। तो इस चीज को आप कीवर्ड में देख सकते हो कि कैसे कीवर्ड से इनको एक्सप्लेन किया गया कि देखो आर्म रेस हो जाएगी, कोल्ड वॉर हो जाएगा, 90% न्यूक्लियर वेपन यूएसए एंड यूएसएसआर के पास है। तो दैट इज द कीवर्ड जो कि यूज हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर अगले ही बोल सकते हो कि पैसेज के अंदर, अगले पैरा के अंदर यहाँ पर इंपैक्ट के बाद अब थ्रेट की बात होती है कि इससे डर क्या है, क्योंकि यहाँ पर
थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी है ना हमारा कीवर्ड, उसी पे हमें लिखना है। तो अब थ्रेट की बात हो रही है। थ्रेट में भी देखोगे तो बहुत सारे कीवर्ड यूज हुए हैं, जैसे कि नॉन न्यूक्लियर नेशन, मतलब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरे नॉन न्यूक्लियर कंट्री को डरा सकते हैं। यहाँ पर ईरान का भी जिक्र किया गया है कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के युद्ध होता रहता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर, इसके अलावा अगर देखोगे तो बहुत सारे कीवर्ड हैं जो कि यूज हुए हैं, जैसे कि स्पेस वेपनाइजेशन, स्पेस स्टिंग ऑफ पर्ल हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया। तो ये डायरेक्टली जो आपके कीवर्ड है ना उनको इन्होंने हिट करने की कोशिश करी है पूरे के पूरे ऐसे में, जिसको पढ़ के एग्जामिनर को लगे ही ना कि इन्होंने इस टॉपिक को स्किप करके कोई दूसरी चीज लिखी है। एग्जामिनर जब भी इनके कॉपी को पढ़ेगा देखेगा, उनको लगेगा कि हाँ इन्होंने बिल्कुल जो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई थी उसी चीज के ऊपर इन्होंने पूरे के पूरे 300 वर्ड में बात करी है। तो ये आप देख रहे हो कितने सारे कीवर्ड जो डायरेक्टली इन्होंने क्या करे हैं, हिट करे हैं। तो इसके वजह से इनके नंबर बढ़े हैं। तो आप भी इसी तरीके का कीवर्ड जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हो और अपने पूरे के पूरे बॉडी में कीवर्ड भर दो। मतलब जो भी आपकी बॉडी देखे ना उसको समझ में आना चाहिए कि आप उस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी टॉपिक पे स्टिक हो और वही आप बार बार लिखते जा रहे हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या आता है, आप देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर थ्रेट में ये भी बताया है कि अगर न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट के पास चला जाए तो वो ग्लोबल पीस के लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर कनेक्टर देखो कितना अच्छा यूज हुआ है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारे वो कीवर्ड्स हैं, वो कनेक्टर है जो कि आप यूज कर सकते हो, एंड इन्होंने इस तरीके के कनेक्टर का भी यूज किया है। इसके अलावा अगेन देखो यहाँ पर डिफेंसिव मैकेनिज्म कीवर्ड है कि कुछ कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया का एग्जांपल लिया गया है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाता है बट एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, वो किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहीं पर वो बात करी गई है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यूज करी है, और ये सब चीज़ें यूज करने के अलावा यूज करने के बाद ही इनको जो नंबर है ना वो इतने ज़्यादा मिले हैं। तभी आपको पता लगा कि इन्होंने क्या क्या यूज़ करे थे तो इनको नंबर मिले। बाकी जो मैंने आपको बोला कि माइंड मैप वगैरह यूज कर सकते हो, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये है क्योंकि इनके नंबर 117 है पेपर 2 के अंदर, और उन्होंने क्या करा है कुछ इस तरीके का माइंड मैप फ्लो चार्ट वगैरह बनाए हैं। तो आप भी बना सकते हो, अलाउड है। लेकिन हाँ, जैसा इन्होंने जगह लिया है ना, कितना कम जगह लिया है, तो इसी तरीके से आपको भी इतना ही कम जगह लेना है, ज़्यादा आपको पेपर नहीं भरने हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें कैसे आप पेपर 2 लिख सकते हो इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार मेरे कहने पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना। डेफिनेटली वो वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपको लिखना कैसे है पेपर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टॉपर्स की कॉपी देख करके आपको लगा होगा कि यार जो इन्होंने लिखा है हम भी ऐसा लिख सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, डेफिनेटली यू कैन राइट इफ यू ट्राई, बट इफ यू डोंट ट्राई यू विल नेवर राइट। ठीक है ना, तो अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं लिखोगे, लेकिन ट्राई करोगे तो शायद इनसे भी बेटर लिख पाओगे, है ना। इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पेपर 2 के रिलेटेड कंटेंट में तो आपको कमी नहीं होगी। और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट लिख के आओगे। नहीं करोगे तो फिर मैं भी मदद नहीं कर सकता, कोई टीचर मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, एक टीचर मेंटर होने के नाते इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग करो, नहीं करोगे नुकसान तुम्हारा होगा, करोगे तो भी फायदा तुम्हारा होगा। तो बाकी समझदार हो, आई नो कि आप करोगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ में भेज देता हूँ, जहाँ जितनी भी क्लासें भी हैं उनकी भी भेज दिया हूँ और आगे भी भेज दूँगा। बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा और एसएसबी के बाद टाइम जब निकलेगा देन डेफिनेटली वहाँ पर एक लाइव सेशन लेंगे जूम पे या कहीं पर, एंड देन मैं आपको वहाँ पर किसी की कॉपी इवेलुएट करके भी दिखाऊंगा, चेक करके भी दिखाऊंगा कि गलतियाँ क्या हो रही हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप एंड आई बिलीव आप पढ़ते रहोगे अच्छे से। बाकी इस चैनल को भी शेयर करना यार, सीएपीएफ कैटेगरी के अंदर आई वांट कि जैसे बहुत सारे लोगों के चैनल्स पे है जनता सीएपीएफ की, अपनी भी आए यार, ठीक है, क्योंकि मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। यू कैन ऑल्सो गवाह बन सकते हो आप भी, है ना। तो चलो ठीक है यार, ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।